गाइस, कैसे हो आप सब। तो एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है जहाँ सिक्चू कहता है मुझे सेकंड ब्रदर ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें एग्जीबिशन ले जा सकूं। तब मेन कैरेक्टर सोचता है तो यह वही है, और वह कहता है यह इतना फॉर्मेलिटी तरीके से बात करना छोड़ दो, हम दो एक ही उम्र के हैं। तब मेन कैरेक्टर सोचता है यह हाफ ब्रदर तो एग्जैक्टली कांग इल ह्योंग ही जैसा लगता है। तब सिक्चू केयर टेकर को पूछता है कि डायरेक्टर कांग कहाँ पर है। तब केयर टेकर कहती है डायरेक्टर कांग सुबह सुबह ही काम के लिए निकल गए, उन्होंने कहा कि वह काफी बिजी है। तब सिक्चू परफेक्ट कह के वह गेम खेलने लगा। तब मेन कैरेक्टर सोचता है यह घर और यह वॉचेस चाहे कैसे भी देखो बहुत महंगी है, एक बार यह सब खत्म हो जाए मैं एक एक चीज बेच दूंगा। और सिक्चू को देखकर सोचता है वह बार बार अपनी नाक सिकुड़ रहा है, यह पक्का एडिक्शन का बिहेवियर है। तब सिक्चू कहता है इतना गौर से क्या देख रहे हो। तब मेन कैरेक्टर शॉक होकर कहता है उसके बाद केयर टेकर कहती है वेलकम बैक डायरेक्टर कांग। तब मेन कैरेक्टर सोचता है ये तो अपने काम के लिए गया था ना। तब सिक्चू डायरेक्टर को देख के फटाफट से झुककर ग्रीट करता है और कहता है ब्रदर आप इतनी जल्दी वापस आ गए। उसको इग्नोर करके डायरेक्टर कांग मेन कैरेक्टर के पास आके बैठता है और उसको देखकर कहता है क्या आप अच्छे से सोए। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है जी धन्यवाद, आपके वजह से यह सच में बहुत अनकंफर्टेबल है। यहाँ पर सिक्चू की हालत खराब हो जाती है। आपको पता है मतलब पहले ही इसको वार्निंग दिया था डायरेक्टर चैप्टर 1 में। उसके बाद मेन कैरेक्टर को खाना परोस दिया जाता है। तब केयर टेकर कहती है डायरेक्टर कांग आप सिर्फ 2 घंटे में ही वापस आ गए। तब वो कहता है मैं अपनी स्टडी में कुछ भूल गया था, मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ। तब मेन कैरेक्टर सोचता है मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मुझे अभी से उल्टी जैसा लग रहा है। तब डायरेक्टर कांग कहता है सिक्चू। तब सिक्चू कहता है जी, और कहता है यान का अच्छे से ख्याल रखना। और उसका हाथ तो देखो कहाँ जा रहा है, यह बिल्कुल ठरकी है शायद। और कहता है वह मेरे लिए एक प्रीशियस गेस्ट है। तब सिक्चू कहता है मुझे समझ में आ गया ब्रदर। उसके बाद केयर टेकर कहती है क्या मैं आपको यह आपके रूम में ले जाऊँ। नहीं मैं इसे ले जाऊंगा। उस वक्त मैन कैरेक्टर और सिक्चू एकदम साइलेंट हो जाते हैं और मैन कैरेक्टर सिक्चू को देखकर सोचता है तुम भी उस कमीने कांग इल ह्योंग को हेट करते हो राइट। इसके बाद हमें दूसरे सीन पर पेंटिंग को दिखाया जाता है। वहाँ उस पेंटिंग को मैन कैरेक्टर देख रहा होता है और सोचता है अगर मैं अपने पैरों से भी बनाऊंगा तो इससे बेहतर बना दूंगा। उसके बाद सिक्चू कहता है मैं अगर मेरे पैरों से बनाऊं तो इससे भी ज्यादा अच्छा बनाऊंगा। लोग सच में इन सब चीजों में पैसे देते हैं, यह सच में 7 ईयर ओल्ड ड्राइंग से भी वर्स्ट है। उसके बाद पूछता है कितना कॉस्ट है इसका। तब वह गाइड कहती है आपका मतलब ये पेंटिंग। तब सिक्चू कहता है नहीं, हमारे साथ सोने की कितनी कीमत है। वह लड़की कहती है क्या, और कहता है यह सीधे और मासूम बनने का नाटक मत करो, यह सच में डिस्गस्टिंग है। उसी वक्त वहाँ कोई आता है और कहता है इंटरनल लाइन पर असिस्टेंट डायरेक्टर है, आपको अभी के अभी वहाँ जाना चाहिए। तब वह उनको वो करके वहाँ से चली जाती है और सिक्चू कहता है वह कांग तेहान का है, तुम तो जानते ही हो उसे, हमारा एल्डेस्ट ब्रदर। इतनी कम उम्र में उसने डिप्यूटी डायरेक्टर पोजीशन का पद ऐसे ही हासिल नहीं किया, उसके लिए एक बड़ी वजह है। और कहता है क्या तुम चाहते हो कि उससे पूछूं कि क्या तुम्हें भी उसका थोड़ा मजा चखने को मिल सकता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें इस तरह की बातों से एम्बेरस फील होता है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है खुद को इतना ह्यूमिलिएट करने के बाद भी इसे मुझे एटीट्यूड दिखाने की हिम्मत है, अगर हम करीबी दोस्त होते ना तो मैं उसके सिर के पीछे ऐसा मुक्का मारता कि उसकी आंखें बाहर आ जाती। तब सिक्चू को दूसरा कॉल आता है और फोन में कहता है कमीने तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरे घर पर एक मेहमान आए हुए हैं तो मुझे उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तब उसका फ्रेंड करता है किस तरह के गेस्ट, क्या वो लड़की है, क्या वो प्रिटी है। तब वो कहता है बकवास बंद करो। तब मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है बास्टर्ड, तुम सब एक जैसे ही हो और सब मिले हुए हो। तब उसका फ्रेंड कहता है परफेक्ट, उसको भी इनवाइट करो क्योंकि आज कुछ अमेजिंग होने वाला है। तब सिक्चू पीछे मुड़ के कहता है हे तुम्हारा नाम क्या था। तब वो कहता है जग इयान। तो मेन कैरेक्टर सोचता है ड्रग्स ने इसका दिमाग खराब कर दिया या पैदा ही ऐसा हुआ है, हम पूरे दिन साथ थे और यह इतना जल्दी भूल गया। तब सिक्चू कहता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मजा आएगा। तब मैन कहता है अभी। और वो कहता है अचानक इतना दोस्ताना क्यों हो रहे हो, बस थोड़ी देर बैठने के लिए ही तुम कह रहा हो। तब मेन कैरेक्टर सोचता है यह अचानक इतना घुल मिल क्यों रहा है। उसके
उसके बाद सिक्चू कहता है ठीक है फिर एक कंडीशन में, कह के वो घड़ी उसको दे देता है और मेरे सेकंड ब्रदर को मत कहना। उसके बाद वह दोनों एक सुनसान से गली में चलने लगते हैं। मेन कैरेक्टर इधर उधर देखते रहता है और सोचता है अमीर बच्चे ऐसे जगहों पर क्यों घूमते हैं। मुंह बंद करने के लिए उसने मुझे जो घड़ी दी थी उसकी कीमत ही अकेले 100 मिलियन से ज्यादा है। और कहता है अगर वह खुद दे रहा है तो मना क्यों करूं। उसके बाद उस जगह में आके कहता है यहाँ पर सीसीटीवी भी नहीं है, सिर्फ 2 गार्ड्स है। तब सिक्चू कहता है यह है हमारा एकदम नया ठिकाना, इस जगह के बारे में तो डायरेक्टर कांग को भी नहीं पता। उसके बाद वह उस रूम में ले जाता है। तब वहाँ खड़ी लड़की कहती है कौन है यह, क्या यह एक गेस्ट है, क्या यही लड़का हांगकांग से आया है। उसके बाद कहती है कितना पुराना और अजीब चश्मा है, तुम इतना हैंडसम हो, फिर यह क्यों पहन रहे हो, आओ मैं इसे उतार देती हूँ। तब मैन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लड़की कहती है जरा खुद को तो देखो, तुम शर्माते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लगते हो। उसी वक्त सिक्चू कहता है हे उससे पंगा मत लो, उस बच्चे के दादाजी किसी खतरनाक से कम नहीं है। तब वो लड़की कहती है क्या वह सिक्चू के वजह से भी डरावना है। तब सिक्चू चिल्ला के कहता है दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, उस कमीने का नाम बीच में क्यों ला रहे हो। उसी वक्त वहाँ पर दूसरे कैरेक्टर का एंट्री होता है और वह कहता है क्या तुम सिक्चू के फ्रेंड हो, मैं जोय गीते हूँ। उसके बाद सिक्चू चिल्ला के कहता है क्या तुमने वो लाया। तब पैकेट में वो दिखाता है और कहता है क्या बात है, कह के वो हंसने लगता है। तो मेन कैरेक्टर उसको गौर से देखता है और उसका टैटू को भी, और सोचता है एक गोब्लिन और उसका 4 होंठ है, क्यों मुझे यह इतना फेमिलियर लग रहा है। और वही जॉय गीते और उसका टैटू को दिखाया जाता है और वह देखकर वह सोचता है कि यह इतना क्यों फेमिलियर लग रहा है। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। वह मेन कैरेक्टर को एक ड्रिंक ऑफर कर रही होती है और कहती है कि ले लो यह ड्रिंक, इसे लेने से तुम्हें और भी बेटर फील होगा। और कहने लगती है बाय द वे हनी, डायरेक्ट हनी में आ गई, तुम्हारा बॉडी इतना परफेक्ट है। और यह कह के उसको सड्यूस्ड करने लगती है। तब मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए मैं बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ। और उसको देखकर सोचता है सॉरी पर यही सच है, काफी टाइम से मैंने कोई एक्शन नहीं देखा, पर इस वक्त मेरा फोकस पर नहीं होना चाहिए। यह बोलते ही उसकी नजर सिक्चू पर जाती है और वह देखता है कि सिक्चू वहाँ पर जॉय गीते के साथ होता है और नशीली चीज का सेवन कर रहा होता है। उसके बाद वह सिगरेट स्मोक करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसका लाइटर काम ही नहीं कर रहा होता है और लाइटर को फेंक के सोचता है या मुझे अपने साथ अकेले क्यों लेकर आया। और परेशान होकर कहता है आज रात तो मैं ढंग से एक सिगरेट तक नहीं जला पा रहा हूँ। और आसपास देखकर सोचता है क्या बाहर कोई और भी स्मोक करने आया है, काश उसके पास भी लाइटर हो। तभी उसे कोई आते हुए दिखाई देता है और वह मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है। तो वह पर्सन एक बच्चा होता है। तब मेन कैरेक्टर कुछ कहने लगता है, तभी वह बच्चा तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी बैग पर पाउडर जैसा पैकेट डालने लगता है और मेन कैरेक्टर उस बच्चे को भागते हुए देखता है और सिगरेट स्मोक करके सोचता है तो यह एक ट्रांसपोर्टर है, एक छोटा बच्चा जिसे यह क्रिमिनल सिर्फ गैर कानूनी चीजों की डिलीवरी करने के पैसे देते हैं। समय बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदलता है। आज भी इन बच्चों का इस्तेमाल करना और काम निकल जाने के बाद इन्हें कचरे की तरह फेंक देना उतना ही आसान है। यह बहुत ही घिनौना और डरावना रास्ता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि यह वही बेरहम और अंधेरा रास्ता है जिसे मैं खुद कभी गुजर चुका हूँ। कहानी अब 15 साल पीछे चली जाती है, जहाँ मेन कैरेक्टर को रास्ते में चलते हुए दिखाया जाता है। उसके पैरों पर पट्टियां बंधी हुई होती है और सोचता है हर सुबह मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ और बदनसीब इंसान हूँ। उस वक्त मुझे बस यही लगता था। उस उम्र में मुझे सब नॉर्मल लगता था क्योंकि मेरे माता पिता खुद नशीली दवाइयों के धंधे में थे। उन्होंने कभी सही गलत नहीं सिखाया। उसके बगल में ही एक फैमिली जा रही होती है तो वो छोटा बच्चा कहता है डैड मैं आज फास्ट आया पीई क्लास के कंपटीशन पर।
तब उसका डैड कहता है सच में तुम मेरे अमेजिंग बच्चे हो। मेन कैरेक्टर उनको देखकर सोचता है सफेद कपड़ा, सफेद जूता और एक खुशहाल परिवार। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार से भरी यह मुस्कान मेरी अंदर के हर बच्चे का हक है। मैं एक ऐसी चीज के लिए तड़प रहा था जिसे बाकी लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल आम समझते हैं। मैं सोचने लगा कि अगर मैं अपने माता पिता से स्कूल जाने की जिद करूँ तो क्या हमारा परिवार भी उनकी तरह खुशहाल बन जाएगा। तभी हमें दूसरे सीन में उसके पिता उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और चिल्लाते हैं स्कूल, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें काम नहीं करना है। अगर काम नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। इसीलिए ये बकवास बंद करो और जाकर उन नशीली दवाइयों की डिलीवरी ठीक से करो। इससे पहले कि मैं तुम्हें दोबारा पीटूं, चुपचाप काम पर जाओ। खाली हाथ घर लौटे तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तब मेन कैरेक्टर सोचता है मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मैं कितना बेबस महसूस कर रहा था। जब हर बात का जवाब सिर्फ शारीरिक और मानसिक टॉर्चर से मिले तो दिल में बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तब उस पेपर को देखकर कहता है क्या यह सही पता है? और वह एक जगह पर आ जाता है और वह सोचता है तय की गई जगह पर तो कोई पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया है? तभी वहाँ पर एक ठरकी इंसान दरवाजा खोलता है और कहता है अच्छा तो तुम डिलीवरी बॉय हो, बहुत बढ़िया, अंदर आओ, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। लेकिन तभी वह आदमी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है और मेन कैरेक्टर डरकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जब वह खाली हाथ घर पहुंचता है तो उसकी माँ उस पर हाथ उठा देती है और चिल्लाती है और कहती है मेरा पैसा कहाँ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां से बिना पैसों के भागने की? अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हम खाएंगे या और जिंदा कैसे रहेंगे? मेन कैरेक्टर का रो रो के हालत खराब हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीछे एक लड़का कहता है अपनी जगह से हिलना मत वरना अनजान बहुत बुरा होगा। तब मेन कैरेक्टर सोचता है मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं अपनी अतीत की यादों में इतना खो गया था कि मैंने अपनी पीठ की इतनी आसानी से उसके सामने ला दिया। तो वह लड़का चाकू को पॉइंट करके कहता है क्या तुम कोई भिखारी हो? तुम उस बच्चे का पीछा क्यों कर रहे थे? सच सच बताओ। तब मेन कैरेक्टर सोचता है यह कितना पकाऊ है, क्या मैं इसे यहीं खत्म कर दूं या फिर? और मासूम बनकर कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उस बच्चे को यहाँ अकेले घूमते देखा तो मुझे उसकी चिंता हो रही थी। तब वह आदमी मन में सोचता है इस बंदे को तो अपनी पीठ पर चाकू टिकाने से भी कोई डर नहीं लग रहा है। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर यह इंसान है कौन? वही मेन कैरेक्टर अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है और सोचता है अब बहुत हुआ, मैं इसे यहीं ठिकाने लगा दूंगा। यह कह के वो मुड़ के मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त वहाँ पर चिहोल गीते आ जाता है और कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी वो लड़का कहता है बॉस मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं तो हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन यह आदमी मुझ पर नजर रख रहा था और मुझे इस पर शक हुआ। मैं तो बस इसे थोड़ा डरा धमका रहा था ताकि सच पता चल सके। तब जॉर्ज जीते कहता है क्या तुम जानते भी हो कि वो कौन है? तब वो लड़का कहता है नहीं बॉस, मैं तो बस उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था। और चिल्ला के उसको मार के कहता है तुम जन्म से बेवकूफ हो, तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई थी? अगर तुमने उस आदमी को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया होता तो तुम्हारी वजह से आज हम सब बर्बाद हो जाते। तो वो कहता है क्या तुम्हें इस गंभीर हालत का जरा सा भी अंदाजा है? तो वो लड़का कहता है जी बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उनको देखकर मेन कैरेक्टर सोचता है इस टैटू वाले आदमी को देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन इसे देखकर मुझे इतनी ज्यादा घबराहट और बेचैनी क्यों हो रही है? और तभी उसे याद आता है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर बिल्कुल वैसा ही टैटू है जैसा टैटू 15 साल पहले उस आदमी के साथ था जिसके साथ मेरी माँ का अफेयर था। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉय गीते कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मैं बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ से बाहर निकल आया। और मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, यह गाड़ी की बैक सीट सच में थोड़ी छोटी है। तब वह कहता है सॉरी, दरअसल थोड़ी देर पहले गाड़ी में जो कुछ भी हुआ मैंने वो कई बार किया है, I mean इंटीमेट।
यह कह के वह उसको चिढ़ाने लगता है। तो कहानी के शुरुआत में चोय गीते मेन कैरेक्टर को पूछता है क्या कभी कार में भी किया है। मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, और वह कहता है सच में, यह तो बहुत प्यारा है। उसके बाद कहता है सिक्चू अभी तुम्हें घर छोड़ने की हालत में नहीं है, इसीलिए उसने मुझे भेजा। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया, वरना मामला बिगड़ सकता था। तुम उसके दोस्त हो तो मेरे भी हुए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब मेन कैरेक्टर कहता है थैंक यू, पर तुम मुझे पास में ही कहीं छोड़ दो, वहाँ से मैं देख लूंगा। और सोचता है मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मैं बुरी तरह थक गया हूँ। तब वह कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आज यहाँ मौजूद हर इंसान सिक्चू भी मारा जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हम सच में जिंदा नहीं बचेंगे। तुम अच्छे से जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो डायरेक्टर का बात कर रहा है और कहता है वैसे मैंने सुना है तुम हांगकांग के मिक्स हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है जी, और वो कहता है अगर मेरा चेहरा तुम्हारे जैसे होता तो मैं कभी चश्मा नहीं पहनता। तब मेन कैरेक्टर सोचता है धत्तेरी की, और वह लड़का कहने लगता है तुम्हें वह लड़की याद है जो तुम्हारे बगल में बैठी थी, वह एक पॉपुलर कमर्शियल मॉडल है और उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं। जब वह किसी पर डोरे डालती है तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। लगता है तुम्हारे स्टैंडर्ड तुम्हारी चेहरे से भी ऊंची है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है ऐसा नहीं है, मैं तो बस पिघलने ही वाला था। और वह लड़का पूछता है या फिर क्या तुम मैन को पसंद करते हो। तब हमें दूसरे सीन पर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है वांग हान सफाई का काम खत्म, चलो अब। तब वांग हान कहता है मैंने सुना है आज के मिशन में एक और क्लाइंट तुम पर लट्टू हो रहा था, मानना पड़ेगा एक हिटमैन होकर भी तुम्हारा यह चेहरा मर्द और औरत दोनों पर जादू चला देता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर कहता है बकवास बंद करो, जब तक मैं यह काम खत्म कर रहा हूँ तुम जाकर थोड़ी बियर ले आओ। और वही बात सोचकर सोचता है कि लगता है तुम सही कह रहे थे वांग हान। और चोय गीते को देखकर सोचता है वह कार का बैकरेस्ट शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था और अब यह कमीना मेरे टेस्टिंग कर रहा है। और कहता है नहीं, मैं बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। उसके बाद वह उस जगह में आ जाते हैं और चोय गीते कहता है इस सुनसान जगह के बीचों बीच घर बनाना काफी अनोखा है। मेन कैरेक्टर सेफ ड्राइव कह के बाहर निकलने लगता है कि तब वह उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है यह मेरा पर्सनल नंबर है, मैं इसे हर किसी को नहीं देता, इसे रख लो, अगर कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तब मेन कैरेक्टर यह देखकर सोचता है क्या नशीले पदार्थ या फिर मेरा बॉडी, आखिरी वक्त तब दिमाग खराब करने वाला इंसान है यह सोचकर वह कार लेता है। और जब कार से बाहर निकलने लगता है तब उसे डायरेक्टर कांग दिखाई देता है। तब चोय गीते भी शौक हो जाता है और कहता है दत्तरी, और फटाफट से बाहर निकलकर ग्रीट करता है, कहता है हेलो डायरेक्टर। ओ माय गॉड, डायरेक्टर को तो देखो। तब डायरेक्टर कांग मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है अरे यह क्या मिला तुम्हें। तब मेन कैरेक्टर सोचता है कार के खिड़कियां तो धुंधले थे ना, उसने आखिर देख कैसे लिया, हद से ज्यादा अजीब है, एकदम भूत जैसा। और वह डायरेक्टर के पास आकर वह कार्ड दे देता है। तब डायरेक्टर उस कार्ड को देखकर कहता है बच्चे। तब चोय गीते कहता है जी सर। और यहाँ पर चोय गीते का हालत तो खराब हो जाता है। तब डायरेक्टर वह सिगरेट डायरेक्टली उसके क्लोथ में रब करते हुए वार्निंग देकर कहता है मेरे मेहमानों को ऐसे वैसे चीजें बेचने की सोचना भी मत, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद हमें दूसरे सीन पर मेन कैरेक्टर नहा रहा होता है और सोचता है धत्तेरी की आज सब इतना गड़बड़ क्यों है, क्या यह जगह ही कर्स्ड है, मुझे एक कड़क ड्रिंक चाहिए। यह कहते हुए बाहर जब आता है तब वहाँ पर डायरेक्टर बैठा हुआ है और कहता है जरा थोड़ी देर के लिए इधर बैठो। तब मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे पता था कि वह इसे ऐसे ही जाने नहीं देगा, यहाँ तक कि वह इस प्लेस को ओन करता है, फिर भी क्या उसे सच में जब चाहे तब बिना इजाजत चीज में घुसना जरूरी है। उसके बाद डायरेक्टर कहता है मुझे आज के लिए माफी कर दो, मुझे सिक्चू को साफ तरीके से चेतावनी देनी चाहिए थी, वह मेरी गलती है। तब मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, थैंक टू यू डायरेक्टर, मुझे एग्जीबिशन में मजा आया। और सोचता है क्या मुझे सिक्चू की घड़ी की कीमत का हिसाब लगाना चाहिए जो मुझे उससे मिली है। और कहता है
मुझे अपने उम्र के लोगों के साथ घूमने फिरने में मजा आया। तब डायरेक्टर कहता है सच में? वो तो सच में अनएक्सपेक्टेड था। और कहने लगता है मैं चाहे कितना भी इसके बारे में सोचूं, वे लोग तुम्हारी पसंद या तुम्हारे जैसे नहीं लगते। तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है नहीं, वे बुरे लोग नहीं थे, वे मेरे प्रति दयालु है। उसके बाद डायरेक्टर रोज को टच करके कहता है तब तो यह राहत की बात है, लेकिन तुम समझते हो ना। और रोज को तबाह करके कहता है सिर्फ साथ में घूमना फिरना सीमित है, लेकिन सीमा पार करना नहीं होता। पर अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हारे दादाजी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, जिन्होंने तुम्हें हमारे परिवार के भरोसे सौंपा था। तो मेन कैरेक्टर कहता है जी मुझे समझ आया। और डायरेक्टर कहता है चलो आज के लिए इसे यहीं खत्म करते हैं, मैं नीचे जाकर थोड़ा आराम करूंगा। तब मेन कैरेक्टर कहता है डायरेक्टर एक बात, आपने कहा था कि आपने बेडरूम से सीसीटीवी हटा दिया है, लेकिन वह अभी भी वही है। तब डायरेक्टर कहता है क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? तब मेन कैरेक्टर सोचता है इसलिए तो मैंने आपको कहा। और कहने लगता है जी घर में पहले ही दम घुटता जैसा महसूस होता है, और अब बेडरूम में भी कैमरा लगा हुआ है। और डायरेक्टर को देखकर सोचता है मुझे कहना चाहिए था कि घर में दम घुटता हुआ सा महसूस होता है। तब डायरेक्टर कहने लगता है तो मेरा घर तुम्हें सफोकेट फील होता है। तब मेन कैरेक्टर कहता है मेरा ऐसा मतलब नहीं। और डायरेक्टर कहने लगता है मेरा महल यह छोटा नहीं है, क्या मुझे इससे और बड़ा बनाना चाहिए था? तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। उसके बाद डायरेक्टर जोर से कहने लगता है मेरी गलती थी, मुझे इस साले घर को और बड़ा बनाना चाहिए था। तब मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है धत तेरी की, क्या साइकोपैथ है। सच कहूँ तो मैं उससे कोई डील नहीं रखना चाहता। और कहता है टू बी ऑनेस्ट यह सचमुच बहुत बंद सा और सफोकेट लगता है, जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। फिर भी क्योंकि मुझे इस घर का इंटीरियर डिजाइन में दिलचस्पी है, इसीलिए मैं घर को घूमकर देखना चाहता हूँ, लेकिन सब कुछ बंद है, इसीलिए मैं चारों तरफ देख नहीं सकता। उसके बाद डायरेक्टर कहता है तुम क्या जानना चाहते हो? तब मेन कैरेक्टर क्यूट बन के कहता है बेसमेंट पर। तब डायरेक्टर सोचने लगता है और मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? क्या उसे मुझ पर शक होने लगा है? मुझे वेट करना चाहिए था जब तक कि वांग हान मुझे यह डायरेक्टर का फिंगरप्रिंट न भेज दे। तब डायरेक्टर कहने लगता है अभी देखना चाहते हो? तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हें न दिखा सकूं। तब मेन कैरेक्टर कहने लगता है लेकिन मैंने सुना है कि वह आपकी प्राइवेट जगह है, क्या मेरा वहां जाना ठीक होगा? तब मेन कैरेक्टर सोचने लगता है क्या यह इतना आसान था? तब डायरेक्टर कहने लगता है कि मुझे उन लोगों से नफरत है जिनकी बातें उनके कामों से मेल नहीं खाती। तुम्हारी आंखें वहां जाने के लिए तरस रही है, तो फिर तुम्हारा मुंह झूठ क्यों बोल रही है? क्या तुम अभी जाना चाहते हो? तब मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ। तब डायरेक्टर उसका बॉडी को देखकर मुस्कुराने लगता है सच में यह ठरकी है ना? तो में डायरेक्टर मेन कैरेक्टर को कहता है यह वही बेसमेंट है जिसका तुमने बेसब्री से इंतजार था यान। खैर यह तो बस वह जगह है जहाँ मैं अपनी कलेक्शन का एक छोटा सा हिस्सा रखता हूँ। तब मेन कैरेक्टर इधर उधर देखकर सोचता है यह जगह तो काफी बड़ी और कंफर्टेबल है, देखने में लग रहा है किसी आर्ट गैलरी जैसा। और देखता है वहाँ पर एक जिम भी होता है, उसके बाद होम थिएटर, यहाँ तक कि एक शूटिंग रेंज जैसी लग रही है। यह सब बेहद लग्जेरियस है, लेकिन आखिर यह है क्या? या तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा साधारण है। इसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यह कोई जरूरी चीज छुपा कर रखी गई होगी। उसके बाद डायरेक्टर पूछता है क्या तुमने कभी बंदूक चलाई है? उसके बाद बंदूक डायरेक्टली चलाकर मेन टारगेट को लग जाता है और फ्लेक्स करते हुए कहता है अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब मेन कैरेक्टर बाहर से हंसते हुए कहता है थैंक्स, लेकिन मैं ठीक हूँ। और मन में सोचता है मुझे पूरा यकीन है कि मैं आंखें बंद करके भी तुमसे बेहतर निशाना लगा सकता हूँ। उसके बाद डायरेक्टर कहता है अभी सब अंदर है। उसके बाद मेन कैरेक्टर सोचता है सिर्फ
इसी एक जगह पर ताला लगा हुआ है। यह बाकी चारों से काफी अलग दिख रहा है ना? और जब डायरेक्टर पासपोर्ट मारने लगता है तो मेन कैरेक्टर उसे देखकर सोचता है, तुम यह सिर्फ मुझे दिखा रही हो। आखिरकार 8 डिजिट का पासपोर्ट डालने पर वो खुल जाता है। उसके बाद जब डोर खुलता है ना, बुद्ध को स्टेचू देखकर वो शौकी हो जाता है। वो कहता है, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरा का पूरा म्यूजियम ही यहाँ नीचे उठा लाए हो। तब डायरेक्टर कहता है, सही कहा, इनमें से कुछ चीजें वहीं से आई है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, सच में? तो क्या यह सब चोरी का सामान है? तब डायरेक्टर कहने लगता है, यह चोरी के नहीं है, इनमें से ज्यादातर गिफ्ट है। यह चीनी मिट्टी का बर्तन 500 साल पहले एक खास तकनीक से बनाया गया है। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, ऐसा कीमती सामान तोहफे में भले कौन देता है। उसके बाद डायरेक्टर कहने लगता है, आराम से चारों तरफ देखो। तब मेन कैरेक्टर जब इधर उधर देख रहा होता है तब डायरेक्टर कहने लगता है, तुम वहाँ खरी चीजों को छू भी सकते हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या वाकई ऐसा करना ठीक है? और मन में सोचता है उसने उस खास चीज को यहीं कहीं छुपाया होगा। तब जब वह उस बुक को ओपन करता है तो वहाँ पर 18+ का चीजें होता है। तो वो देखकर उससे शौक हो जाता है और सोचने लगता है, दुनिया में इतनी अनरियलिस्टिक और विशालकाय चीज कहाँ हो सकती है? क्या इतनी असली लग रही है कि उसे देखकर अजीब सी बेचैनी हो रही है। तब डायरेक्टर उसको चिढ़ा के कहता है, तुम देखते रहो। मेन कैरेक्टर किताब को बंद करके कहता है, मैं ठीक हूँ। और मन में सोचता है, अरे या तो बस कुछ अनोखी और सीक्रेट आर्ट बुक रखी है। अगर क्लाइंट को यही सब चाहिए होता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मुझे बस इसका खेल खत्म कर देना चाहिए, इसे चुराना चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। खैर, मेरा अंदाजा गलत निकला, मुझे और ढूंढना होगा। उसके बाद उसे एक बोतल दिखता है और कहता है, ओह, यह कितना सुंदर है। उसके बाद डायरेक्टर को देखकर कहता है, उसने कहा था कि मैं इसे छू सकता हूँ। और जब इसे खोलने का कोशिश करता है तो नहीं कर सकता और एट लास्ट वो खुल जाता है और कहता है, इसकी खुशबू कितनी मीठी है। क्या यह कोई लिक्विड है? ऐसा लगता तो नहीं, पर यह बहुत अच्छा है। और उसको स्मेल करके कहने लगता है, यह कैसी अजीब सी चीज है। मैं इसे जितना स्मेल करता हूँ मेरे मुंह में उतना ही पानी आ रहा है। यह कैसी अजीब सी हलचल है, मेरी प्यास और बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। तब डायरेक्टर उसे यान कह के पुकारने लगता है और उसके हाथों से वह बोतल गिर जाता है और वह टूट जाता है। तब डायरेक्टर उसको पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने उसको स्मेल किया? तब मेन कैरेक्टर का हालत तो खराब हो जाता है और पूछता है, क्या था वो? क्या वह एक खतरनाक नशीली पदार्थ है? तब डायरेक्टर कहने लगता है, दरअसल यह एक खास तरह की दवा है, एक ऐसा नशा जो इंसान के होश छीन लेता है। और अफसोस होके कहता है, मुझे तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहिए था। मेन कैरेक्टर गुस्से से कहता है, तुमने मुझे यह बात अब क्यों बताई? तब मेन कैरेक्टर कहता है, कम डाउन, शांत हो जाओ। तब डायरेक्टर उसे खड़े हो जाने में हेल्प करता है और कहता है, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, तुम कहाँ हाथ लगा रहे हो? मुझे मत छोड़ो, प्लीज कुछ करो। और इरिटेट होके कहता है, मुझसे दूर रहो, अगर तुम पास आए तो। तब वो गिर जाता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर का आंखें क्लोज होने लगता है। तब डायरेक्टर कहता है, यान, इस हालत में अचानक हिलना खतरनाक है, तुम गिर जाओगे। तब मेन कैरेक्टर सोचता है, खुद को संभालो कह के वह अपने आप को झापड़ मारने ही वाला था। तब डायरेक्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। यान, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तब मेन कैरेक्टर सोचता है, यह भी एक मर्द है और मैं इस बदमाश इंसान से किसी भी कीमत पर मदद नहीं चाहिए। तब डायरेक्टर कहता है, मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तब मेन कैरेक्टर सोचता है, मैं इससे कभी भी मदद नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैंने इस हालत को तुरंत नहीं संभाला तो मेरा ही नुकसान होगा। उसके बाद डायरेक्टर का प्रीडेटर आंखों को देखो और मेन कैरेक्टर सोचता है, यह सब अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगा उसने मुझे बस ऐसे ही छुआ है, पर क्या पता
वह इस निस्से का इस्तेमाल मुझे बाद में ब्लैकमेल या अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा हो। मैं किसी भी मर्द के इतने करीब नहीं जाना चाहता। क्या वह मर्द में दिलचस्पी रखता है? मैंने उसके बारे में ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। तो कहानी की शुरुआत में डायरेक्टर मेन कैरेक्टर के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। तब डायरेक्टर कहता है इस सब की आदत लग सकती है। इससे पहले कि मेन कैरेक्टर कुछ समझ पाता, डायरेक्टर ने अचानक उस पर पूरी तरह हावी होते हुए उसे बेबस कर दिया, जिससे वह पूरी तरह दंग रह गया। और मेन कैरेक्टर कहता है क्या चल रहा है, यह बहुत डेंजरस है, और वह उसको रोकने का कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डायरेक्टर कहता है मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे। तब मेन कैरेक्टर कहता है मैंने कब कहा तुम्हें बास्टर्ड, यह कह के उसके मुंह में लात मार देता है। उसके बाद वह खड़ा हो जाता है। तब डायरेक्टर कहता है यह तो ज्यादा हो गया, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तब मेन कैरेक्टर कहता है तुम धोखेबाज स्नेक, और मन में सोचता है धत तेरी भी, मुझे उसके सर फोड़ देना चाहिए था। और अगले ही पल वह बेहोश होकर डायरेक्टर की बाहों में गिर जाता है। उसके बाद डायरेक्टर उसका बॉडी को देखता है और उस वक्त मेन कैरेक्टर वहीं पर सो जाता है। तो उसको देखकर डायरेक्टर कहता है जरा इसे तो देखो, और वह यहीं पर सो गया। उसके बाद डायरेक्टर उसको उठा के ले जाते हैं और हमें दूसरे सीन पर इल ह्योंग का पारिवारिक घर को दिखाया जाता है, चेयरमैन कांग का रेसिडेंस, जहाँ पर डायरेक्टर कांग भी आया होता है। और तब वहाँ पर बटलर कहता है वेलकम मैनेजिंग डायरेक्टर कांग। तो वो कहता है बहुत समय हो गया बटलर यांग। तो वो कहता है चेयरमैन और मैडम 30 मिनट में नीचे आ जाएंगे। तब डायरेक्टर कांग कहता है ठीक है फिर मैं इंतजार करूंगा। तो वो बटलर कहता है कृपया यहाँ पर आराम कीजिए। उस बटलर को देखकर डायरेक्टर कांग सोचता है इन्हें समझना अब भी नामुमकिन है। जब मैं पहली बार बटलर यांग से मिला था तब मेरी उम्र क्या रही होगी? यह जरूर 20 साल से भी पहले की बात होगी जब मेरी माँ जिंदा थी। उसके बाद हमें फ्लैशबैक पर डायरेक्टर कांग की माँ बटलर को थप्पड़ मार के कहती है तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ मजाक कर रही हूँ? क्या तुम भी मेरी इज्जत नहीं करते? वहाँ पर वह चुपके से देख रहा होता है। तब बटलर कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं इसे अभी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। उसके बाद प्रेजेंट सीन में मेन कैरेक्टर की बड़ी बहन आती है और कहती है हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, देर रात तक एक सर्जरी चल रही थी। उस लड़की का नाम कांग यूजोंग, इल ह्योंग की बड़ी बहन और कांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी। तो मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगी। तो वो कहती है मैं तुमसे ही मिलने आई थी, हम काफी समय बाद मिले है ना मेरे प्यारे छोटे भाई, आ जाओ मैं तुम्हें गले मिलना चाहती हूँ। तब डायरेक्टर शौक होके कहता है क्या तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है? तब वह कहती है आईने में देखो, क्या मैं मजाक के मूड में लग रही हूँ? तुम्हारे चेहरे के भाव मुझे सब कुछ बता रहे हैं। तब वो कहता है क्या अजीब शौक है तुम्हारी। तब वो कहती है इतनी बेरुख मत बनो, क्या तुम भूल गए कि हम दोनों एक ही टीम में हैं? उसके बाद डायरेक्टर सोचता है टीम, हाँ सगे भाई बहन होने के अलावा वैसे भी हमारी माँ के साथ कोई अच्छी यादें तो नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन डिप्रेशन और नशे के अंधेरे में गुजारी और आखिरकार उन्होंने खुद को पूरी तरह खत्म कर दिया। उन्होंने कभी अपने बच्चों का प्यार नहीं चाहा। वह शुरुआत से ही एक जबरदस्ती की शादी थी, तो वह सिर्फ इसीलिए अपने बच्चों से प्यार क्यों करती कि वह प्यारे हैं। वहाँ पर दो लोगों की एंट्री होती है। तो वह लड़की कहती है तुम तो काफी जल्दी आ गए। तो डायरेक्टर की बहन कहती है ओ माय कितना वक्त हो गया। उन्नी यहाँ पर कहा जाता है पार्क स्युंजू कांग तेहान की पत्नी और कांग तेहान इल ह्योंग का सौतेला भाई और कांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा। उसके बाद कांग तेहान कहता है आपका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है? तो वो कहती है पूछो ही मत। उसके बाद कहती है उन्नी क्या हम बाद में मसाज करने के लिए चले? मेरे पास बताने के लिए बहुत सारा बातें हैं। तभी वह बटलर कहता है चेयरमैन और मैडम आ रहे हैं। उसके बाद वे सब उनके लिए खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर एंट्री होता है उन दोनों का। कांग हो जो कि ह्योंग ग्रुप का ओनर है और इल ह्योंग का फादर, दूसरी कांग स्योंग जो इल ह्योंग की स्टेप मदर है और कांग सिक्चू की मदर। यहाँ पर कांग सिक्चू को भी दिखाया जाता है। उसके बाद
वो चेयरमैन कहता है सब बैठिए और खाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद खाने का शुरुआत हो। उसके थोड़ी देर बाद चेयरमैन कहता है तो इलह्योम क्या तुम्हारी चैंग यूल के बेटे के साथ बनती है? तो डायरेक्टर कहता है हाँ, इयान बहुत सोशियलेबल है इसीलिए हमारी दोस्ती जल्दी हो गई। उसके बाद वही वाला सीन दिखाई देता है और कहता है ऐसा लगता है वह कोरियन के माहौल में काफी जल्दी ढल रहा है और क्योंकि वह लगभग सुक्चू की उम्र का है तो उन दोनों के बीच भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। यह सुन के सुक्चू शॉक हो जाता है। इसके बाद चेयरमैन कहता है वह सेंगू का बेटा है इसीलिए उसे अच्छा फैमिली तरह ट्रीट करो। तब डायरेक्टर कहता है जी फादर, और मन में सोचता है धत तेरी की, मेरा तो कितनी सारी सिबलिंग्स है। और कहता है वैसे माँ क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती थी? तब वह उसे गुस्से से देखती है और कहती है क्या तुम्हें पहले माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुमने एक भले बच्चे के चेहरे पर चोट दे दिया। यह सुनकर मेन कैरेक्टर चिल रहता है और ड्रिंक करते हुए कहता है तो फिर आपको उससे सीधे पूछना चाहिए था। कान सिक्चू मुझे जवाब दो, क्या मैंने सच में कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े? ओ भाई क्या इंटेंस लुक है। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।